आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉकिंग टेरर अटैक की, जो सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का सेलिब्रेशंस के दौरान हुआ। ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडिया स्टैंड्स विद ऑस्ट्रेलिया बयान क्यों इतना अहम है और कैसे ये त्रासदी जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल की साझेदारी को ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में नया आकार दे रही है, सब कुछ इसी वीडियो में। अब समझते हैं आखिर हुआ क्या। सिडनी के बोंडी बीच पर हुआ ये टेरर अटैक एक बड़े जूविश हनुक्का इवेंट को निशाना बनाकर किया गया मास शूटिंग था, जिसे ऑस्ट्रेलिया के दशकों में सबसे खतरनाक हमलों में गिना जा रहा है। यह हमला संडे 14 दिसंबर 2025 को हुआ। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसमें 16 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक हमलावर भी शामिल था और पीड़ितों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक थे। करीब 42 लोग इंजर्ड हुए, कई की हालत क्रिटिकल बताई गई और पुलिस ऑफिसर्स भी घायल हुए। अथॉरिटीज का कहना है कि यह हमला 1996 पोर्ट आर्थर मासकर के बाद सबसे घातक है और इसकी गंभीरता ऑस्ट्रेलिया की नेशनल सिक्योरिटी और गन कंट्रोल डिबेट को एक बार फिर पूरी तरह बदल सकती है। अब हम बात करते हैं हमले के पीछे की साजिश और हमलावरों की पहचान की। जांच एजेंसियों के अनुसार यह हमला किसी अकेले व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक रेडिकलाइज्ड फादर सन डुओ द्वारा अंजाम दिया गया था, जो पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचा था। पुलिस ने हमलावरों की पहचान 50 वर्षीय साजिद अकरम और उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम के रूप में की है, जो सिडनी के पश्चिमी इलाकों के निवासी थे। अधिकारियों का कहना है कि यह हमला एक्सट्रीमिस्ट और एंटीसेमिटिक आइडियोलॉजी से प्रेरित था और जूविश हनुक्का इवेंट को जानबूझकर टारगेट किया गया। मौके पर हालात तब और गंभीर हो गए जब साजिद ने पुलिस की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए फायरिंग जारी रखी, जिसके बाद उसे वहीं ढेर कर दिया गया। उसका बेटा नवीद घायल अवस्था में जिंदा पकड़ा गया और अब उस पर टेररिज्म और मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं। सर्च ऑपरेशन में सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, हैंडगन और यहां तक कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी बरामद किए गए। जांच से यह भी सामने आया है कि हमलावरों ने पहले से सर्वेलेंस, ऊंची पोजीशन का चयन और प्रीमेडिटेटेड प्लानिंग की थी, जिससे साफ है कि मकसद अधिकतम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना था। इस हमले की भयावहता के बीच एक नाम ऐसा भी सामने आया जो उम्मीद और इंसानियत की मिसाल बन गया, अहमद अल अहमद। जब चारों तरफ अफरातफरी थी, गोलियां चल रही थी और लोग जान बचाकर भाग रहे थे, तब 43 साल के अहमद ने ठीक इसका उल्टा किया। बिना किसी हथियार के उन्होंने खतरे की ओर दौड़ लगाई। ऊंची पोजीशन से हो रही फायरिंग के बीच अहमद ने पीछे से एक हमलावर को पकड़ लिया और उससे वेपन छीनने की कोशिश की। पुलिस और अधिकारियों ने इस कदम को खुले तौर पर एक्सेप्शनल करेज बताया है। इस संघर्ष के दौरान अहमद को खुद गोलियां लगी, ऊपरी शरीर और कंधे में गंभीर चोट आई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो जिंदा है, लेकिन अब उनके सामने लॉन्ग रिकवरी, शारीरिक और मानसिक दोनों, एक बड़ी चुनौती है। अधिकारियों के मुताबिक उसी निर्णायक पल में हमलावर को रोककर अहमद ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। उनकी कार्रवाई से हमलावरों की फायर पावर और समय दोनों सीमित हो गए। आज अहमद अल अहमद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि रेजिलियंस, यूनिटी और ह्यूमन ब्रेवरी का प्रतीक बन चुके हैं, ये दिखाते हुए कि नफरत के सामने भी इंसानियत खड़ी हो सकती है। अब इस हमले पर भारत की आधिकारिक और कड़ी प्रतिक्रिया की बात करते हैं। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिडनी टेरर अटैक की स्पष्ट और बिना किसी दो टूक के निंदा की। उन्होंने इसे सीधे तौर पर टेररिस्ट अटैक बताया और किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी को खारिज कर दिया, जिससे भारत का स्टैंड पूरी तरह साफ हो गया। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा कि वह बोंडी बीच पर हनुक्का सेलिब्रेशंस को निशाना बनाकर किए गए इस गास्टली हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इस शब्द चयन ने यह दिखाया कि भारत आतंकवाद को न तो संदर्भों में बांटता है और न ही किसी बहाने से सही ठहराता है। इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इंडिया स्टैंड्स विद ऑस्ट्रेलिया ये सिर्फ संवेदना नहीं थी, बल्कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत था, खासकर उस समय जब दोनों देश इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की। पीएम मोदी के बयान का मूल संदेश था जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ टेररिज्म के जिक्र के साथ भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमलावर कौन है, किस आइडियोलॉजी का दावा करता है
या किस समुदाय को निशाना बनाया गया, इनमें से कोई भी चीज आतंकवाद को जायज नहीं बनाती। इस तेज और साफ प्रतिक्रिया के जरिए भारत ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुटता दिखाई, बल्कि ग्लोबल फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म में एक जिम्मेदार और मजबूत आवाज के रूप में अपनी भूमिका भी दोहराई। अब जरूरी है ये समझना कि भारत की ये कड़ी प्रतिक्रिया सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि दशकों के दर्दनाक अनुभव से निकली हुई है। भारत उन देशों में से है जिसने आतंकवाद को सिर्फ बयानबाजी में नहीं, बल्कि अपने शहरों, सड़कों और नागरिकों की जिंदगी में झेला है। कश्मीर से लेकर देश के बड़े महानगरों तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड टेरर नेटवर्क्स और सिविलियन टारगेट्स पर हमलों ने भारत को बार बार प्रभावित किया है। 1993 मुंबई ब्लास्ट्स, 2008 मुंबई अटैक्स, पुलवामा जैसे हमले, इन घटनाओं ने भारत को ये सिखाया कि आतंकवाद किसी एक इलाके या समुदाय तक सीमित नहीं रहता और अक्सर पब्लिक गैदरिंग्स, रिलीजियस इवेंट्स और कल्चरल सिंबल्स को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। इसी अनुभव की वजह से भारत मानता है कि आतंकवाद से लड़ाई आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेस से नहीं जीती जा सकती। जब पीएम मोदी कहते हैं कि इंडिया स्टैंड्स विद ऑस्ट्रेलिया, तो उसका मतलब ये है कि एक डेमोक्रेसी पर हमला सभी डेमोक्रेसीज के लिए खतरा है। यही सोच भारत को यून, G20 और मल्टीलेटरल फोरम्स में लगातार ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करने के लिए प्रेरित करती है। भारत का स्टैंड कुछ साफ प्रिंसिपल्स पर टिका है। पहला, यूनिवर्सल कॉन्डमनेशन। आतंकवाद कहीं भी हो, किसी के खिलाफ भी हो, भारत उसका विरोध करता है। दूसरा, प्लुरलिज्म और रिलीजियस फ्रीडम की रक्षा, चाहे निशाना कोई भी समुदाय क्यों न हो। तीसरा, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लिए जीरो लेजिटिमेसी। कोई ग्रीवेंस, कोई वजह निर्दोषों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। और चौथा, इंटरनेशनल लॉ और कोऑर्डिनेटेड एक्शन में विश्वास। यही वजह है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज सिर्फ तेज नहीं, बल्कि क्रेडिबल और मॉरल वेट वाली मानी जाती है, क्योंकि ये उस देश से आती है जिसने भारी कीमत चुकाई है, फिर भी लोकतंत्र, विविधता और कानून के शासन के साथ खड़ा है। अब बात करते हैं इस हमले के जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की और कैसे ये घटना इंडिया ऑस्ट्रेलिया इजराइल पार्टनरशिप को एक नए स्तर पर ले जाती है। सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का सेलिब्रेशन को निशाना बनाया जाना सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि ये एक साफ संकेत था कि ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज आज भी गंभीर सुरक्षा खतरों का सामना कर रही हैं। इस हमले में जूविश रिलीजियस गैदरिंग को टारगेट किया गया और इजरायली विक्टिम्स के शामिल होने ने ये दिखा दिया कि आतंकवाद अब किसी एक देश की सीमा में बंधा नहीं है। बढ़ते ग्लोबल एंटीसेमिटिज्म के बीच ये हमला भारत, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल तीनों के लिए एक चेतावनी है कि नफरत आधारित हिंसा अब भी एक पर्सिस्टेंट थ्रेट बनी हुई है। इसी संदर्भ में ये घटना सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जरूरत को और मजबूती से सामने लाती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहले ही डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर साथ काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का तुरंत समर्थन जताना इस बात का संकेत है कि भारत इस साझेदारी को काउंटर टेररिज्म के मोर्चे पर और गहरा करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के बीच पहले से मौजूद काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग और रेडिकलाइजेशन मॉनिटरिंग अब और तेज हो सकती है, खासकर डायस्पोरा लिंक्ड एक्सट्रीमिज्म को लेकर। सिडनी में हुए हमले ने ये साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक भी अब इन खतरों से अलग नहीं है। तीनों देशों के बीच सहयोग खास तौर पर इन क्षेत्रों में बढ़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स पर इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉ एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन और प्रोसिक्यूशन स्ट्रैटेजीज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलीजियस साइट्स की सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी व ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन से निपटने की क्षमता। इस स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की जड़ में कुछ साझा मूल्य है। तीनों देश डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखते हैं। तीनों रिलीजियस और एथनिक प्लुरलिज्म की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और तीनों एंटीसेमिटिज्म, एंटी इंडियन सेंटिमेंट और एंटी इजरायली हेट्रेड को समाज को तोड़ने वाली ताकत के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक में एक फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाए रखने की सोच भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती है, जिसमें अब इजराइल की भूमिका भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होती जा रही है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन काउंटर टेररिज्म जैसे सर्वेलेंस, फॉरेंसिक्स और साइबर टूल्स इस सहयोग को और मजबूत बना रही है। इसीलिए जब पीएम मोदी कहते हैं कि इंडिया स्टैंड्स विद ऑस्ट्रेलिया, तो वो सिर्फ संवेदना नहीं होती, वह एक स्पष्ट संदेश होता है कि एक देश, एक समुदाय या एक नागरिक पर हुआ आतंकी हमला
तीनों देशों के साझा हितों पर हमला है और आने वाले महीनों में यही घटना इंडिया ऑस्ट्रेलिया इजराइल स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को और तेज और गहरा करने वाली है। अब देखते हैं इस हमले के बाद ग्लोबल और ऑस्ट्रेलियन रिस्पॉन्स कैसे सामने आया और इसमें भारत की भूमिका क्यों खास बन गई। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर दुनिया भर के नेताओं ने एकजुट होकर इसकी निंदा की। अलग अलग देशों, धर्मों और राजनीतिक पृष्ठभूमियों से आने वाली आवाजें एक सुर में बोली कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को निशाना बनाकर किया गया आतंकवाद किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के आई स्ट्रांगली कॉन्डेम दी गास्टली टेररिस्ट अटैक वाले बयान के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और अन्य लोकतांत्रिक देशों के नेताओं ने भी ऑस्ट्रेलिया और यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने इसे सीधे तौर पर इविल एंटीसेमिटिज्म बताया और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस तरह की यूनिफाइड कॉन्डमनेशन ने यह संदेश दिया कि लोकतांत्रिक समाज आतंक के सामने बिखरेंगे नहीं, बल्कि और मजबूती से साथ खड़े होंगे। ऑस्ट्रेलिया के भीतर इस हमले ने तुरंत पॉलिसी डिबेट को जन्म दिया। हालांकि गन कंट्रोल लॉज पहले से ही सख्त माने जाते थे, लेकिन ये सामने आना कि हमलावर के पास लीगली लाइसेंस्ड फायरआर्म्स थे, सिस्टम की कमजोरियों पर सवाल खड़े कर गया। सरकार अब फायरआर्म्स लाइसेंसेस की पीरियोडिक रिव्यू, एक व्यक्ति के पास हथियारों की संख्या पर सीमा, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स जैसे हथियारों पर और कड़े नियम और बैकग्राउंड चेक्स व साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स को मजबूत करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मकसद ये है कि सुरक्षा के गैप्स को बंद किया जाए, बिना लोकतांत्रिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाए। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका और भी स्पष्ट होकर उभरी है। तेज और साफ प्रतिक्रिया देकर भारत ने खुद को सिर्फ एक सिंपैथाइजर नहीं, बल्कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोalition के एक जिम्मेदार नेता के रूप में पेश किया। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म और ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस जैसे शब्दों ने भारत की नीति को बिना किसी भ्रम के सामने रखा। इससे भारत को कई स्तरों पर मजबूती मिली। पहला, मॉरल अथॉरिटी, क्योंकि भारत हर जगह आतंकवाद की एक सी निंदा करता है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, खासकर ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ। तीसरा, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, जहां भारत एक प्रिंसिपल्ड और स्पष्ट आवाज बनकर उभरा है। और चौथा, काउंटर नैरेटिव टू एक्सट्रीमिज्म, ये संदेश कि आतंकवाद किसी भी ग्रीवेंस का जवाब नहीं हो सकता। कुल मिलाकर सिडनी अटैक के बाद दुनिया की प्रतिक्रिया ने दिखा दिया कि आज का आतंकवाद यूनाइटेड डेमोक्रेसीज का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू सिस्टम को मजबूत कर रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ कर रहा है कि आतंकवाद एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और उसका जवाब भी कलेक्टिव एक्शन ही होगा। अब इस पूरी घटना से निकलने वाले स्ट्रैटेजिक लेसन्स और काउंटर टेररिज्म इम्प्लीकेशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि सिडनी का हमला सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, बल्कि सभी लोकतंत्रों के लिए चेतावनी है। सबसे बड़ा सबक यह है कि टेररिज्म अब पूरी तरह ग्लोबल थ्रेट बन चुका है। सिडनी जैसे सुरक्षित और विकसित शहर में एक सबर्बन परिवार का रेडिकलाइज होना और मास कैजुअलिटी अटैक को अंजाम देना ये साबित करता है कि एक्सट्रीमिज्म किसी जियोग्राफी, इकोनॉमी या आइसोलेशन को नहीं मानता। हनुक्का सेलिब्रेशन को निशाना बनाया जाना दिखाता है कि आज का आतंकवाद अक्सर ट्रांसनेशनल आइडियोलॉजी से प्रेरित होता है, जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीमाओं के पार फैलती है। ये लोकतांत्रिक समाजों की एक बुनियादी कमजोरी भी उजागर करता है। ओपन सोसाइटीज में पब्लिक गैदरिंग्स, रिलीजियस इवेंट्स और फ्री मूवमेंट सामान्य होते हैं। ऐसे में सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है, लेकिन बिना सिविल लिबर्टीज और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाए। यही संतुलन आधुनिक काउंटर टेररिज्म की सबसे कठिन चुनौती बन चुका है। इस संदर्भ में भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म लीडरशिप की दिशा में एक रणनीतिक संकेत है। भारत के पास आतंकवाद से लड़ने का लिव्ड एक्सपीरियंस है, कश्मीर से लेकर बड़े शहरों तक। यही अनुभव भारत को यून, G20, ब्रिक्स जैसे मंचों पर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की जोरदार वकालत करने का नैतिक आधार देता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुटता और इजराइल के साथ वैचारिक अलाइनमेंट ये दिखाता है कि भारत उन लोकतंत्रों के साथ खड़ा है जो प्लूरलिज्म की रक्षा करते हैं। इस हमले ने एक और अहम बात उजागर की, इंटेलिजेंस शेयरिंग की अनिवार्यता। ये तथ्य कि हमलावर के पास मल्टीपल फायरआर्म्स लाइसेंसेस थे बताता है कि कहीं न कहीं अर्ली वार्निंग साइंस या तो दिखे नहीं या सही समय पर साझा नहीं हुए।
इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में टेक्निकल सिस्टम्स, लीगल लिमिट्स, एजेंसी ट्रस्ट और क्लासिफिकेशन जैसी बाधाएं होती हैं। लेकिन सिडनी अटैक दिखाता है कि इन चुनौतियों के बावजूद सहयोग न करना कहीं ज्यादा खतरनाक है। फाइव आइज जैसे फ्रेमवर्क्स और इंडिया जैसे ट्रस्टेड पार्टनर्स का इसमें जुड़ना अर्ली डिटेक्शन को मजबूत कर सकता है। साथ ही ये घटना रिएक्टिव अप्रोचेस की सीमाएं भी दिखाती है। अटैक शुरू होने के बाद कार्रवाई जरूरी है, लेकिन असली जरूरत है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज की। रेडिकलाइजेशन पाथवेज को समय रहते समझना, ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म और प्लेटफॉर्म मिसयूज को रोकना, कम्युनिटीज को एंगेज करना ताकि वार्निंग साइंस पहले दिखें, और एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स का मजबूत काउंटर तैयार करना। इसके साथ साथ फायरआर्म एक्सेस कंट्रोल, पीरियोडिक रिव्यूज और सिक्योर स्टोरेज जैसे कदम अटैक की लिथैलिटी को कम कर सकते हैं, जबकि टेरर फाइनेंसिंग और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स पर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हमलों को पहले ही रोकने में मदद कर सकती है। सिडनी से मिलने वाला रणनीतिक संदेश साफ है। आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना शायद संभव ना हो, लेकिन कोऑर्डिनेटेड, प्रोएक्टिव और वैल्यूज बेस्ड काउंटर टेररिज्म उसकी लागत और प्रभाव को काफी हद तक घटा सकता है। पीएम मोदी का ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई का समर्थन और ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुटता इसी 21वीं सेंचुरी काउंटर टेररिज्म अप्रोच का स्पष्ट समर्थन है। अब इस पूरी चर्चा को एक स्पष्ट निष्कर्ष के साथ समेटते हैं। सिडनी के बोंडी बीच पर हुआ ये आतंकी हमला जितना दर्दनाक था, उतना ही इसने एक सच्चाई को और मजबूती से सामने रखा। दुनिया की लोकतांत्रिक ताकतें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और न तो अपने नागरिकों की सुरक्षा से समझौता करेंगी, न ही प्लूरलिस्टिक वैल्यूज को हिंसा के आगे झुकने देंगी। इस हमले के बाद जिस तरह दुनिया भर से एक जैसी प्रतिक्रिया आई, उसने ये दिखा दिया कि आतंकवाद पर मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये कहना कि इंडिया स्टैंड्स इन कंप्लीट सॉलिडारिटी विद ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक कूटनीतिक वाक्य नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि डेमोक्रेसीज आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर आतंकवाद को पूरी तरह अस्वीकार करती है। हिंदू बहुल भारत, ईसाई बहुल ऑस्ट्रेलिया, यहूदी बहुल इजराइल और अन्य सेक्युलर लोकतंत्र सभी एक ही मूल सोच पर खड़े दिखे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमला एक जूविश रिलीजियस गैदरिंग पर हुआ, लेकिन निंदा और समर्थन किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं रहा। ये इंटरफेथ और इंटरनेशनल यूनिटी आतंकियों के लिए एक साफ संदेश है। धार्मिक या जातीय आधार पर समाज को बांटने की उनकी कोशिशें नाकाम होंगी और उसका जवाब सामूहिक दृढ़ता से दिया जाएगा। लेकिन ये एकता सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जरूरी है, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना हो या फिर टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में साझेदारी। साथ ही कम्युनिटी एंगेजमेंट और सिविल सोसाइटी की भूमिका भी उतनी ही अहम है, क्योंकि कट्टरपंथ की पहचान और रोकथाम अक्सर जमीनी स्तर पर ही संभव होती है। सिडनी से निकला रणनीतिक संदेश बिल्कुल साफ है। लोकतंत्र आतंकवाद को प्लूरलिज्म की कीमत मानने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, संसाधनों की प्रतिबद्धता, कानूनी जवाबदेही और स्ट्रैटेजिक पेशेंस, ये सभी इस लड़ाई के जरूरी स्तंभ हैं। कमजोर और निशाना बनने वाले समुदायों की सुरक्षा और हर हमले से सीख लेकर आगे बढ़ना इसी दृढ़ संकल्प का हिस्सा है। इस पूरी कहानी में अहमद अल अहमद की बहादुरी एक मानवीय प्रतीक बनकर उभरती है, ये याद दिलाने के लिए कि अंधेरे के बीच भी इंसानियत खड़ी हो सकती है। और जब ऐसी व्यक्तिगत वीरता को लोकतांत्रिक देशों की सामूहिक इच्छा शक्ति का साथ मिलता है, तब एक ज्यादा सुरक्षित वैश्विक व्यवस्था सिर्फ सपना नहीं रह जाती। इसी संदर्भ में भारत की भूमिका खास हो जाती है। आतंकवाद की कड़ी और सार्वभौमिक निंदा करते हुए और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़े होकर भारत खुद को सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि ग्लोबल वॉइस फॉर डेमोक्रेसी, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी के रूप में स्थापित करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल और पॉलिसी इनसाइट्स के लिए पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।